400 करोड़ रुपए का मांग किया है, तो फिर मात्र 7,721 करोड़ का बजट क्यों लाया गया? सबसे बड़ी बात, 8 महीना बीत जाने के बाद भी मात्र 42% राशि खर्च हो पाया है, तो फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता ही क्यों? और कहीं ऐसा सच तो नहीं कि सरकार का खजाना खाली है? और यदि सरकार का खजाना खाली है तो सरकार राजस्व प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है? अध्यक्ष महोदय, जमीन की रजिस्ट्री में करोड़ों अरबों का राजस्व हानि हो रहा है। किसी जमीन की कीमत यदि 1 करोड़ होता है तो कागज में दिखाया जाता है 25 लाख। सरकार को राजस्व मिलता है 25 लाख पर और काला धन का इस्तेमाल होता है 75 लाख पर। महोदय, अगर मेरी बात पर आपको संदेह है तो किसी भी इस राज्य में अगर किसी भी बड़ा भूखंड, एकड़ों का भूखंड अगर उसका खरीद बिक्री हुआ है तो आप उसकी एसीबी के माध्यम से जांच करवा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और चोरी साफ नजर आया है अध्यक्ष महोदय, कई आईएएस अधिकारी जेल की यात्रा कर चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कोयलांचल से आता हूं और ईडी, जांच एजेंसी और तमाम न्यूज चैनल्स रिपोर्ट की मानी तो प्रत्येक दिन झारखंड राज्य में 1000 अवैध गाड़ियों का निकासी होता है। यदि एक कोयले की गाड़ी में 50 टन कोयला मान ले और 1 टन का मूल्य अगर 5,000 रुपए मान लें तो 25 करोड़ रुपए एक दिन का होता है। अगर 365 से गुना करते हैं तो 9,125 करोड़ रुपए होता है अध्यक्ष महोदय, यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए, जो कि आपकी अनुपूरक बजट से ज्यादा होता है। यानी कोयलांचल से इतनी अवैध मात्रा में कोयला का कारोबार हो रहा है, अगर उस पर सरकार नियंत्रण कर ले तो आपका एक अनुपूरक बजट के बराबर वो राशि होती है, वो राजस्व आपको फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर बालू की बात करें तो वो तो सरेआम है, सब अपनी आंखों से देखते हैं। 1-2 अधिकारी ईमानदार होंगे तो भाई उनको जोहार होगा। बाकी अगर कोई भी बालू ट्रैक्टर, विशेषकर ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई होती है तो हमें लगता है एक बालू गाड़ी 3-4 थाना क्षेत्रों से पार होता है और कोई थाना प्रभारी ऐसा नहीं है जिसका मंथली पर महीने का इनकम 3 लाख से 5 लाख रुपए केवल अवैध बालू से हो रहा है। अतः सरकार को मैं मानता हूं कि सरकार का खजाना खाली है, तो अगर खाली है तो इस प्रकार अगर लूट की छूट होगी, जो सरकार के खजाना में आना चाहिए था वो थाना प्रभारी के जेब में जाएगा, वो पदाधिकारियों की जेब में जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग छात्रों से कलेक्शन करेंगे अध्यक्ष महोदय। अब इसको भी झूठ मत कहिएगा, अखबार में दिया था कि जैक ने 35% 10th और इंटर का शुल्क बढ़ाया। मैट्रिक का शुल्क था 980, शुल्क कर दिया गया 1180। इंटर का शुल्क था 1100, शुल्क कर दिया गया 1400। मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि जो शुल्क पुराना था अविलंब शुल्क बढ़ोतरी पर रोक लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज छात्रवृत्ति नहीं मिला है छात्रों को। आज राज्य सरकार और केंद्र पक्ष वाले यानी विपक्ष वाले एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। इस दोषारोपण के बीच इस राज्य का भविष्य क्यों उलझेगा अध्यक्ष महोदय? आज 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, इसका निराकरण होना चाहिए। और बिल्कुल बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जिस राज्य का युवा, जिस राज्य का भविष्य स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान है, हताश है, उस राज्य के विधायक 4 करोड़ 32 लाख के आवास में रहेंगे। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज आंदोलनकारी लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने लहू से इस राज्य को सींचा, अपने खून से इस राज्य को बनाया, आज जो 3,500 का पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। और जिस राज्य के मंत्री 6 करोड़ के आवास में रहेंगे और उस राज्य के आंदोलनकारी सम्मान नहीं पाएंगे जिन्होंने लहू से राज्य बनाया है, यह भी दुर्भाग्य का विषय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, चाहे मान्य सदस्य सबको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इसमें संक्षिप्त करिए आप। चलिए ठीक है। अध्यक्ष महोदय, बड़े सौभाग्य से हम 2 मंत्रियों के बीच में आते हैं। 32 और 34 दोनों साथ बैठे हैं, हमेशा यूं ही साथ बैठे, हमारी शुभकामनाएं। एक ही कुर्सी में बैठे हैं और दोनों के बीच हम आते हैं 33। एक बार भी मंत्री महोदय मेरे विधानसभा में गए नहीं। क्यों नहीं गए? योजना ही नहीं है, इनका दोष नहीं है। मेरे विधानसभा में कोई नई योजना, किसी के विधानसभा में मंत्री पद का कार्य क्या है? सिर्फ अपना विधानसभा नहीं होता है, कम से कम साल भर हो चुका है। एक विधानसभा तो इनको विजिट करना चाहिए था, अपने पड़ोस के जिले को तो विजिट करना चाहिए था। तो ये तो सच्चाई है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात, आलिम फाजिल की परीक्षा जैक द्वारा संचालित होती है, किंतु वर्तमान में सहायक आचार्य की नियुक्ति में प्रमाण पत्र की वैधता को खत्म कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अखबार के माध्यम से हम सभी ने पढ़ा कि विभाग सवालों का उत्तर नहीं दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में कल रात्रि 12 बजे
नीरा मैडम और IAS अधिकारी BC ठाकुर, धारावाहिक महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता पंकज धीर, दो बूंद जिंदगी की, मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसी लाइनें लिखने वाले पद्मश्री से सम्मानित पीयूष पांडे जी जो प्रमुख रहे, और साथ ही साथ हमारे चंदन क्यारी प्रखंड के भौजूड स्थित दामोदरपुर गांव निवासी CRPF जवान शहीद मिलन सिंह राजपूत, जिनकी एक पेट्रोलिंग के दौरान कश्मीर के उधमपुर में बस खाई में गिर जाने से मृत्यु हो गई। कई घटनाएं ऐसी रहीं जो दिल को दहलाने वाली रही, मर्माहत करने वाली रही, जिनमें दिल्ली लाल किला में के मेट्रो स्टेशन में बम धमाके, सऊदी अरब के मक्का से मदीना जा रही बस दुर्घटना में मारे गए यात्रियों की घटना, तथा कई देश के राज्य के विभिन्न कोनों में शहीद हुए जवानों की मृत्यु की घटना, कतरास बीएसएल क्षेत्र में 6 मजदूरों के मरने की घटना, बिहार में 83 लोगों की छठ पर्व के अवसर पर मृत्यु की घटना, तथा कई ऐसी घटनाएं रहीं जिनसे देश को, राज्य को कहीं न कहीं आघात हुआ, और जो लोग इन घटनाओं में मारे गए उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही अध्यक्ष महोदय, हालांकि अभी अनूप दा ने उस विषय को रखा, विजय कुमार महतो मेरे ही विधानसभा के हैं और मैंने पत्र के माध्यम से सभी विभागों को लगभग पत्र लिखा है, मेसी को लिखा, केंद्र मंत्री को लिखा, जो विभाग के मंत्री हैं, राज्य मंत्री को भी मैंने लिखा, संजय यादव जी बैठे हैं, मैंने उनको भी पत्र लिखा है, गिरिडीह के कलेक्टर को, डिप्टी कलेक्टर को मैंने पत्र लिखा है। सही बात है, 40-45 दिन हो चुका है और विजय कुमार महतो का पार्थिव शरीर नहीं आ पाया है। बहुत ही दुखद घटना है, मात्र 25 साल का नौजवान था अध्यक्ष महोदय। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा, और साथ ही मैं एक आग्रह करूंगा कि विगत मात्र 15 दिनों में सिर्फ मेरे विधानसभा से लगभग 15 से 16 प्रवासी मजदूरों का निधन हुआ है। अभी 2 प्रवासी मजदूरों का शव आया है अध्यक्ष महोदय, एक राजस्थान से आया है और किसी अन्य राज्य से आ रहा है। तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मैं सरकार को यह भी कहूँगा कि इस पर एक विशेष कमेटी रखे, जो प्रवासी मजदूरों का शव अगर आ रहा है तो उनका शव जल्दी से जल्दी हमारे राज्य में आए, हमारे गांव में आए और उन्हें एक आर्थिक मुआवजा भी मिले। मैं इससे सरकार से ये मांग करता हूं, जिनमें अभी दिलेश्वर महतो, मनोज कुमार महतो, छेदी सिंह, लालजी महतो जैसे लगभग 15 के आसपास प्रवासी मजदूरों का डेथ हुआ है, जो विगत मात्र 15 से 20 दिनों में। और साथ ही अध्यक्ष महोदय, प्रेम महतो काफी चर्चित मामला था, बोकारो में BSL जो प्रोजेक्ट है, जहां पर वो अप्रेंटिस संघ वाले थे, धरना दिए थे और उनकी मांग थी नियोजन को लेकर, और CRPF की गोली से उनकी हत्या की गई। मैं उस परिवार और प्रेम कुमार महतो को भी न्याय मिले, और साथ ही साथ BCCL की मानसिक प्रताड़ना से शिवशंकर महतो और जादू महतो ने भी अपने पूरे बॉडी में आग जलाकर आत्महत्या किया था अध्यक्ष महोदय, उस परिवार को भी न्याय मिले। मैं ये आप सबसे, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, और साथ ही पुनः जो लोग हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनको, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में, इस शोक पीड़ा को सहने की शक्ति मिले, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आइए हम इन दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करें तथा इनकी आत्मा के शांति के लिए कुछ पलों का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर इन दिवंगत महानुभावों के परिजनों को शोक सहन करने की। सरकार में सत्ता पक्ष और विपक्ष है। सत्ता पक्ष के लोग तो सभी मौजूद हैं, लेकिन जिनको सरकार का पूरा कार्यकाल का आईना दिखाना था वो गायब। मैं अपनी बातें कहां से शुरू करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है और कितनी देर बोलूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी बहुत कुछ कहने की आवश्यकता है। अभी तो सरकार के 1 साल ही पूरे हुए हैं और 1 साल में भी हम लोगों ने एक लंबी गाढ़ी लकीर खींचते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास के राह पर
तेजी से चलना प्रारंभ कर दिया है। हम सभी जानते हैं कि ये शीतकालीन सत्र सिस्टम झारखंड विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र ही नहीं बल्कि एक यादगार और ना भूलने वाला ये 25वां हम लोगों का विधानसभा कार्यकाल का 25वां वर्ष भी हो रहा है और इस राज्य का भी ये 25वां साल है। एक युवा राज्य ऊर्जा से लवरेज और अपनी जिम्मेवारियों के साथ, अपनी भावना के साथ, झारखंड की कला, संस्कृति, सभ्यता के साथ आगे बढ़ने को तत्पर है। अध्यक्ष महोदय, यह सत्र शुरू होने से लेकर अब तक मुझे ऐसा लगा कि विपक्ष आज गायब होने के पीछे कारण यह भी है कि इनके पास कोई ना मुद्दा रहा है, ना कोई तर्क रहा है इस राज्य के प्रति, ना इनकी कोई संवेदनाएं हैं और ना इनके पास कोई सवाल है। और ऐसे सवालों के साथ सरकार को घेरने का प्रयास हुआ जिस सवालों में कहीं ना कहीं हमारे विपक्ष के लोग ज्यादा गिरते हुए नजर आए। पहले तो इन लोगों ने छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया, यहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, लेकिन इस विषय पर भी हमारे पूर्व मंत्री परिषद के सदस्य ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार का एक जो सौतेला व्यवहार है वो पूरी तरीके से परिलक्षित हो रहा है कि गैर केंद्र शासित राज्यों के साथ कैसी व्यवहार हो रहे हैं। ये कोई पहली बात नहीं है, नई बात भी नहीं है। इससे पहले से भी हम लोग इस बात को अनुभव कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष को बिल्कुल कोई भी सवाल उठाने से पहले मुझे लगता है पहले इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने तथाकथित जो इनके आला नेता हैं उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए। उसके बाद सवाल वो करे तो कोई समझ में भी आता है। अध्यक्ष महोदय, आज राज्य के होनहार बच्चों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। ना हम उनके हक अधिकार को छीनने में, ना उनको शिक्षा से वंचित करने में हम लोगों का ना कभी कोई विचार रहा, ना कोई ऐसी कार्य योजना रही है। बल्कि इनके कार्यकाल में आप देखेंगे तो इन लोगों ने कई एक स्कूलों को भी बंद किया, कई एक बजटों में इन लोगों ने कटौती करी। केंद्र सरकार द्वारा जहां देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े समूह के लोग जहां सबसे अधिक लाभ ले पाते, मैं उनमें से कुछ कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जनजाति बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप एवं
छात्रवृत्ति योजना में केंद्र सरकार ने अपने आवंटन में 90% उसको कम कर दिया था। राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना में भी केंद्र सरकार ने 95% कम कर दिया उसका। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्री मैट्रिक जो पहली क्लास से 10वीं क्लास तक की छात्रवृत्ति योजना है, उसके आवंटन में भी 40% कम कर दिया महोदय। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पोस्ट मैट्रिक, जिसमें 11वीं से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं, उसमें भी लगभग 63% इन लोगों ने कम कर दिया था। और मेधा आधारित एवं आय आधारित छात्रवृत्ति जो टेक्निकल और व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं, उसमें भी आवंटन लगभग 75% इन लोगों ने कम कर दिया अध्यक्ष महोदय। तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए जो अनुदान योजना में भी आवंटन में इन लोगों ने मतलब केंद्र सरकार ने 61% कम कर दिया। आप बताइए अध्यक्ष महोदय, ऐसे स्थिति में जो ये मांग करते हैं, ये कहां तक उचित है? हम लोग छात्रों के छात्रवृत्ति घटाने वाले लोग नहीं, बल्कि हम लोग उनके छात्रवृत्ति को बढ़ाने वाले लोग हैं। आप देख रहे हैं फॉरेन स्कॉलरशिप झारखंड सरकार की तरफ से चलता है। आप देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय, गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 लाख रुपए तक का बैंकों से आर्थिक सहायता मात्र 4% के इंटरेस्ट में उनको उपलब्ध कराया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और सावित्री बाई फूले जैसे महत्वाकांक्षी योजना सरकार चला रही है अध्यक्ष महोदय। कई ऐसे स्कूल और स्कूलों में भी अध्यक्ष महोदय हम लोग प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर स्कूल खड़ा कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। उत्कृष्ट सीएम उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ हुए। जब विभागों ने 13,400 करोड़ रुपए का मांग किया है, तो फिर मात्र 7,721 करोड़ का बजट क्यों लाया गया? सबसे बड़ी बात, 8 महीना बीत जाने के बाद भी मात्र 42% राशि खर्च हो पाया है, तो फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता ही क्यों? और कहीं ऐसा सच तो नहीं कि सरकार का खजाना खाली है? और यदि सरकार का खजाना खाली है तो सरकार राजस्व प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है? अध्यक्ष महोदय, जमीन की रजिस्ट्री में करोड़ों अरबों का राजस्व हानि हो रहा है। किसी जमीन की कीमत यदि 1 करोड़ होता है तो कागज में दिखाया जाता है 25 लाख। सरकार को राजस्व मिलता है 25 लाख पर और काला धन का इस्तेमाल होता है 75 लाख पर। महोदय, अगर मेरी बात पर आपको संदेह है तो किसी भी इस राज्य में अगर किसी भी बड़ा भूखंड, एकड़ों का भूखंड अगर उसका खरीद बिक्री हुआ है तो आप उसकी एसीबी के माध्यम से जांच करवा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और चोरी साफ नजर आया है अध्यक्ष महोदय। कई आईएएस अधिकारी जेल की यात्रा कर चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कोयलांचल से आता हूं और ईडी, जांच एजेंसी और तमाम न्यूज चैनल्स रिपोर्ट की मानी तो प्रत्येक दिन झारखंड राज्य में 1000 अवैध गाड़ियों का निकासी होता है। यदि एक कोयले की गाड़ी में 50 टन कोयला मान ले और 1 टन का मूल्य अगर 5,000 रुपए मान लें तो 25 करोड़ रुपए एक दिन का होता है। अगर 365 से गुना करते हैं तो 9,125 करोड़ रुपए होता है अध्यक्ष महोदय, यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए, जो कि आपके अनुपूरक बजट से ज्यादा होता है। यानी कोयलांचल से इतनी अवैध मात्रा में कोयला का कारोबार हो रहा है, अगर उस पर सरकार नियंत्रण कर ले तो आपका एक अनुपूरक बजट के बराबर वो राशि होती है, वो राजस्व आपको फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर बालू की बात करें तो वो तो सरेआम है, सब अपने आंखों से देखते हैं। 1-2 अधिकारी ईमानदार होंगे तो भाई उनको जोहार होगा। बाकी अगर कोई भी बालू ट्रैक्टर, विशेषकर ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई होती है तो हमें लगता है एक बालू गाड़ी 3-4 थाना क्षेत्रों से पार होता है और कोई थाना प्रभारी ऐसा नहीं है जिसका मंथली पर महीने का इनकम 3 लाख से 5 लाख रुपए केवल अवैध बालू से हो रहा है। अतः सरकार को, मैं मानता हूं कि सरकार का खजाना खाली है, तो खाली है तो इस प्रकार अगर लूट की छूट होगी,
जो सरकार के खजाना में आना चाहिए था वो थाना प्रभारी के जेब में जाएगा, वो पदाधिकारियों की जेब में जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग छात्रों से कलेक्शन करेंगे अध्यक्ष महोदय। अब इसको भी झूठ मत कहिएगा, अखबार में दिया था कि जैक ने 35% 10th और इंटर का शुल्क बढ़ाया। मैट्रिक का शुल्क था 980, शुल्क कर दिया गया 1180। इंटर का शुल्क था 1100, शुल्क कर दिया गया 1400। मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि जो शुल्क पुराना था अविलंब शुल्क बढ़ोतरी पर रोक लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज छात्रवृत्ति नहीं मिला है छात्रों को। आज राज्य सरकार और केंद्र पक्ष वाले यानी विपक्ष वाले एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। इस दोषारोपण के बीच इस राज्य का भविष्य क्यों उलझेगा अध्यक्ष महोदय? आज 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, इसका निराकरण होना चाहिए। और बिल्कुल बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जिस राज्य का युवा, जिस राज्य का भविष्य स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान है, हताश है, उस राज्य के विधायक 4 करोड़ 32 लाख के आवास में रहेंगे। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज आंदोलनकारी लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने लहू से इस राज्य को सींचा, अपने खून से इस राज्य को बनाया। आज जो 3,500 का पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और जिस राज्य के मंत्री 6 करोड़ के आवास में रहेंगे और उस राज्य के आंदोलनकारी सम्मान नहीं पाएंगे जिन्होंने लहू से राज्य बनाया है, यह अभी दुर्भाग्य का विषय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, चाहे मान्य सदस्य सबको एक्स्ट्रा टाइम मिला, इसमें संक्षिप्त करिए आप। चलिए ठीक है। अध्यक्ष महोदय, बड़े सौभाग्य से हम 2 मंत्रियों के बीच में आते हैं। 32 और 34 दोनों साथ बैठे हैं, हमेशा यूं ही साथ बैठे, हमारी शुभकामनाएं। एक ही कुर्सी में बैठे हैं और दोनों के बीच हम आते हैं 33। एक बार भी मंत्री महोदय मेरे विधानसभा में गए नहीं। क्यों नहीं गए? योजना ही नहीं है, इनका दोष नहीं है। मेरे विधानसभा में कोई नई योजना, किसी के विधानसभा में मंत्री पद का कार्य क्या है? सिर्फ अपना विधानसभा नहीं होता है, कम से कम साल भर हो चुका है। एक विधानसभा तो इनको विजिट करना चाहिए था, अपने पड़ोस के जिले को तो विजिट करना चाहिए था। तो ये तो सच्चाई है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात, आलिम फाजिल की परीक्षा जैक द्वारा संचालित होती है, किंतु वर्तमान में सहायक आचार्य की नियुक्ति में प्रमाण पत्र की वैधता को खत्म कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अखबार के माध्यम से हम सभी ने पढ़ा कि विभाग सवालों का उत्तर नहीं दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में कल रात्रि 12 बजे नीरा मैडम और IAS अधिकारी BC ठाकुर, धारावाहिक महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता पंकज धीर, 2 बूंद जिंदगी की, मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसी लाइनें लिखने वाले पद्मश्री से सम्मानित पीयूष पांडे जी जो प्रमुख रहे, और साथ ही साथ हमारे चंदन क्यारी प्रखंड के भौजूड स्थित दामोदरपुर गांव निवासी CRPF जवान शहीद मिलन सिंह राजपूत, जिनकी एक पेट्रोलिंग के दौरान कश्मीर के उधमपुर में बस खाई में गिर जाने से मृत्यु हो गई। कई घटनाएं ऐसी रहीं जो दिल को दहलाने वाली रही, मर्माहत करने वाली रही, जिनमें दिल्ली लाल किला में के मेट्रो स्टेशन में बम धमाके, सऊदी अरब के मक्का से मदीना जा रही बस दुर्घटना में मारे गए यात्रियों की घटना, तथा कई देश के राज्य के विभिन्न कोनों में शहीद हुए जवानों की मृत्यु की घटना, कतरास BCL क्षेत्र में 6 मजदूरों के मरने की घटना, बिहार में 83 लोगों की छठ पर्व के अवसर पर मृत्यु की घटना, तथा कई ऐसी घटनाएं रहीं जिनसे देश को, राज्य को कहीं न कहीं आघात हुआ। और जो लोग इन घटनाओं में मारे गए उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही अध्यक्ष महोदय, हालांकि अभी अनूप दा ने उस विषय को रखा, विजय कुमार महतो मेरे ही विधानसभा के हैं और मैंने पत्र के माध्यम से सभी विभागों को लगभग पत्र लिखा, MSC को लिखा, केंद्र मंत्री को लिखा, जो विभाग के मंत्री हैं, राज्य मंत्री को भी मैंने लिखा, संजय यादव जी बैठे हैं, मैंने उनको भी पत्र लिखा है, गिरिडीह के कलेक्टर को, डिप्टी कलेक्टर को मैंने पत्र लिखा है। सही बात है, 40-45 दिन हो चुका है और विजय कुमार महतो का पार्थिव शरीर नहीं आ पाया है। बहुत ही दुखद घटना है, मात्र 25 साल का नौजवान था अध्यक्ष महोदय। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा और साथ ही मैं एक आग्रह करूंगा कि विगत मात्र 15 दिनों में सिर्फ मेरे विधानसभा से लगभग 15 से 16 प्रवासी मजदूरों का निधन हुआ है। अभी 2 प्रवासी मजदूरों का शव आया है अध्यक्ष महोदय, एक राजस्थान से आया है और एक किसी अन्य राज्य से आ रहा है।
तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मैं सरकार को यह भी कहूँगा कि इस पर एक विशेष कमेटी रखे। जो प्रवासी मजदूरों का शव अगर आ रहा है तो उनका शव जल्दी से जल्दी हमारे राज्य में आए, हमारे गांव में आए और उन्हें एक आर्थिक मुआवजा भी मिले। मैं इससे सरकार से ये मांग करता हूं, जिनमें अभी दिलेश्वर महतो, मनोज कुमार महतो, छेदी सिंह, लालजी महतो जैसे लगभग 15 के आसपास प्रवासी मजदूरों का डेथ हुआ है, जो विगत मात्र 15 से 20 दिनों में। और साथ ही अध्यक्ष महोदय, प्रेम महतो काफी चर्चित मामला था बोकारो में, BSL जो प्रोजेक्ट है, जहां पर वो अप्रेंटिस संघ वाले थे, धरना दिए थे और उनकी मांग थी नियोजन को लेकर, और CRPF की गोली से उनकी हत्या की गई। मैं उस परिवार और प्रेम कुमार महतो को भी न्याय मिले। और साथ ही साथ BCCL की मानसिक प्रताड़ना से शिवशंकर महतो और जादू महतो ने भी अपने पूरे बॉडी में आग जलाकर आत्महत्या किया था। अध्यक्ष महोदय, उस परिवार को भी न्याय मिले। मैं ये आप सबसे, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। और साथ ही पुनः जो लोग हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनको, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में, इस शोक